हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। एंड इस पूरी लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज़ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यहाँ ये अपने नाम से ही अपनी क्वालिटी डिनोट करता है कि ऐसी सेल इंजरी जो इरिवर्सिबल नेचर की है। इसका क्या कहने का मतलब है, सपोज करिए ये एक आपकी कोई नॉर्मल सेल है। क्या है ये? आपकी कोई नॉर्मल सेल है, ठीक है। और किसी भी स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी भी इंजूरियस स्टिमुलस की वजह से इस सेल में इंजरी हो जाती है। क्या हो जाती है? इस सेल में इंजरी हो जाती है। यानी ये नॉर्मल सेल से कैसी हो जाती है? इंजर्ड सेल हो जाती है। कैसी हो जाती है? इंजर्ड सेल हो जाती है, यानी सेल इंजरी हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल इंजरी हो जाती है। अब देखो ये स्ट्रेस क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग वर्कलोड हो सकता है। ये इंजूरियस स्टिमुलस क्या हो सकती हैं? कुछ भी हो सकता है। किसी ने फिजिकली हिट कर दिया, केमिकल डाल दिया आपके ऊपर, कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ आपसे चला दी, तो किसी भी इंजूरियस स्टिमुलस की वजह से सेल में इंजरी हुई। अब मान लीजिए कि ये जो सेल इंजरी है ये इस तरह की इंजरी है कि अगर आप अब क्या करें, मान लीजिए आपने क्या किया कि इस स्ट्रेस को रिमूव कर दिया, मान लीजिए आपने वर्कलोड कम कर दिया और ये इंजूरियस स्टिमुलस हटा दी। ऐसा करने के बावजूद भी अब जो आपकी जो ये इंजर्ड सेल है ये किसी भी तरीके से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यानी ये जो इंजर्ड सेल है ये अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट को अचीव नहीं कर सकती। अगर आप इस स्ट्रेस को हटा देंगे या फिर इस इंजूरियस स्टिमुलस को हटा देंगे तब भी सेल अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट को अचीव नहीं कर पा रही है, यानी ये इरिवर्सिबल नहीं है। इसलिए इस तरह की इंजरी होगी, इस तरह की जो सेल इंजरी होगी वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहलाएगी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहलाएगी। इसको अगर आपको मैंने डिटेल में भी समझाया था जब मैं आपको सेल इंजरी के टाइप्स बता रहा था और सेल इंजरी के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जब कोई एक नॉर्मल सेल होती है और इस नॉर्मल सेल पे कोई स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस मतलब इंक्रीजिंग वर्कलोड हो सकता है, तो सेल क्या करती है? अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस लाती है ताकि वो उस एनवायरमेंट में, इस स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट को क्या कर सके? ओवरकम कर सके, ठीक है। तो इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को ओवरकम करने के लिए सेल अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस लाती है और उसको हम बोलते हैं सेल एडेप्टेशन। लेकिन कभी कभी स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि सेल अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडेप्ट करने में फेल हो जाती है, तो फिर सेल के अंदर क्या देखने को मिलती है? हमें इंजरी देखने को मिलती है। एक तो इस तरीके से इंजरी होती है। दूसरा तरीका होता है कि सेल को डायरेक्टली आप इंजूरियस स्टिमुलस से एक्सपोज कर दो। डायरेक्टली किसने हिट कर दिया, डायरेक्टली कोई केमिकल डाल दिया, डायरेक्टली कोई बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ छुला दी, तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है सेल का किससे? इंजूरियस स्टिमुलस से, तब उस केस में भी सेल इंजरी होती है। इसके दो तरह के टाइप्स बताए थे मैंने सेल इंजरी के, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी, एक दूसरा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो सेल थी, जब आप इस स्ट्रेस को रिमूव करते थे या इस इंजूरियस स्टिमुलस को हटा देते थे तो सेल क्या करती थी? वापस अपनी नॉर्मल स्टेट को क्या कर लेती थी? अचीव कर लेती थी। लेकिन मान लीजिए ये सेल इंजरी एक ऐसी है, सीवियर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, परसिस्टेंट है, और ये अगर आप इसको मतलब स्ट्रेस को अगर आप हटा देंगे या फिर इंजूरियस स्टिमुलस को हटा भी देंगे तब भी सेल अपनी वापस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट को अचीव नहीं कर सकती। तो ऐसी जो सेल इंजरी होगी वो क्या कहलाएगी? इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहलाएगी, ठीक है। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी कैसी होती है? सीवियर होती है, परसिस्टेंट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप स्ट्रेस को रिमूव कर दें या फिर इंजूरियस स्टिमुलस को रिमूव कर दें तो सेल वापस अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट को अचीव कर ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है इरिवर्सिबल, कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेल इंजरी है हमारी वो इरिवर्सिबल नेचर की है, ठीक है? ऐसी ऐसी क्या सीवियरिटी होगी उसके अंदर, तो हम इसका पता इससे लगाएंगे। अगर आपकी सेल के अंदर सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन्स है वो सीवियरली डैमेज हो रही हैं, या आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सीवियरली डैमेज हो रहा है आपकी सेल के अंदर, तो हम इसे काउंट करेंगे कि आपकी सेल किस स्टेज में है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी की केस में है। अब ये सेल जो है वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसका जो एंड रिजल्ट होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का वो ये होता है कि सेल की अल्टीमेटली क्या होगी? कुछ टाइम बाद डेथ होगी, ठीक है। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल कभी भी अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं जाती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमेशा अल्टीमेटली सेल की क्या होती है? डेथ होती है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है। ऐसी सेल इंजरी जिसमें सेल अपनी नॉर्मल स्टेट को अचीव नहीं कर पाएगी अगर आप इंजूरियस स्टिमुलस को हटा भी दें या स्ट्रेस को हटा भी दें उसके बावजूद भी, ठीक है। और क्या होगा? अल्टीमेटली सेल डेथ होगी। मार्कर मैंने आपको बताई दिए, कैसे आप पता करेंगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है। सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज देखने को मिलेगा और सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज होता है, कैसे सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, तो उसको अब हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे।
इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपकी जो सेल होती है, सपोज करिए ये आपकी सेल है, सेल के अंदर एक जो फ्लूइड अंदर की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 99% कैल्शियम होता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इसके कंपैरिजन में 1% कैल्शियम होता है। कितना? 1% कैल्शियम होता है। तो कुदरत ने क्या किया है कि आपकी बॉडी का जो मेजोरिटी ऑफ कैल्शियम है उसको सेल के बाहर ही रखा है, यानी सेल के कहाँ रखा है? आउटसाइड। तो आउटसाइड 99% कैल्शियम का है, आउटसाइड है, और 1% जो कैल्शियम है वो इनसाइड है। इनसाइड भी, इनसाइड सेल के अंदर जो कैल्शियम है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एक आपको दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सेल के अंदर जो 1% ये कैल्शियम है ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो 99% कैल्शियम बाहर और 1% अंदर। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि 99% कैल्शियम को बाहर रखा है? रीजन ये है कि ये जो कैल्शियम होता है ये कोफैक्टर होता है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए, बहुत सारे एंजाइम्स के लिए। अगर ये सेल के अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा तो ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा? बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये हमारी क्या कर सकते हैं? खुद की सेल को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे सेलुलर एलिमेंट जो हैं, हमारे बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट जो हैं, उनको क्या कर सकते हैं? उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं या उनको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? इस कैल्शियम को बाहर ही रखते हैं। तुम बाहर ही रहो, अंदर जाओगे तो एंजाइम्स के साथ कोलैबोरेशन करोगे, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या कर देंगे? फिर हमारे खुद के सिस्टम को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे, ठीक है। अब ये तो था नॉर्मल बात है। अब देखो क्या होता है जब कभी किसी के अंदर भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो देखो इरिवर्सिबल सेल इंजरी डायरेक्टली नहीं हो जाती। मैंने यहाँ आपको पूरा पैटर्न समझाया था कि पहले सेल नॉर्मल स्टेट में होती है, फिर उसके अंदर अडेप्टेशन लाने की कोशिश करती है, उसमें भी फेल हो जाती है तो सेल इंजरी होती है। सेल इंजरी में भी पहले रिवर्सिबल होती है, जब रिवर्सिबल भी फेल हो जाती है, रिवर्सिबल मतलब फिर भी स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है, फिर भी इंजूरियस स्टिमुलस कंटिन्यू रहती है, तब ये रिवर्सिबल जाके कन्वर्ट होती है किसमें? इरिवर्सिबल में। यानी डायरेक्टली आपको इरिवर्सिबल सेल इंजरी नहीं होती। पहले आप नॉर्मल सेल थे, फिर आपने एडेप्टेशन लाने की कोशिश करी, फिर आपके अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, तब जाके आपके अंदर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है। तो जब मान लीजिए किसी के अंदर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो जो इंजूरियस स्टिमुलस होती है या फिर जो इंजूरियस एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम है उसकी क्या करा देते हैं? एंट्री करा देते हैं सेल के अंदर। तो उसकी तो क्या होता है कि जो इंजूरियस एजेंट होते हैं जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी करते हैं वो क्या करते हैं? आपके जो सेल के बाहर का जो कैल्शियम था, सेल के बाहर का जो कैल्शियम था उसकी कहाँ क्या कर देते हैं? सेल के अंदर एंट्री करवा देते हैं, उसका इन्फ्लक्स करा देते हैं सेल के अंदर। तो एक तो ये कैल्शियम आ गया बाहर से अंदर, जो ये बाहर था, ठीक है। दूसरा, रिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में, इरिवर्सिबल सेल इंजरी से पहले आपके अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई थी, उस केस में क्या हुए थे? आपके कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हुए थे। तो इनके अंदर से क्या निकला था? कैल्शियम निकला था। वो कैल्शियम भी साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो इससे क्या होता है? आपके साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जब ये कैल्शियम का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो ये कैल्शियम का जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है ये क्या करता है? आपकी सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। मैंने बताया था ना ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। तो ये क्या कर देता है? एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। किस किस को एक्टिवेट कर देता है? एक ये एक्टिवेट कर देता है फॉस्फोलाइपेज को। अब फॉस्फोलाइपेज क्या करता है? आपको पता है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में आपका एक तो होता है फॉस्फोलिपिड। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन आपकी किससे मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड से, है ना। और इसमें क्या है? कुछ चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है या टनल प्रोटीन है, यानी प्रोटीन। दो चीजों से मिलकर बनी हुई है आपकी सेल मेम्ब्रेन मेनली, एक तो फॉस्फोलिपिड और एक प्रोटीन्स। तो जो फॉस्फोलाइपेज है वो आपके इस सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड को क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा, जिससे आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। तो जो फॉस्फोलाइपेज है ये फॉस्फोलिपिड को डिसॉल्व करता है और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन में जितना भी फॉस्फोलिपिड होता है उसको ये फॉस्फोलाइपेज क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी थी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है ना, नाम सुना होगा, चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। तो वो प्रोटीन को जो ये प्रोटीजेज एंजाइम होता है, ठीक है, वो डिसॉल्व कर देता है। तो कैल्शियम ने क्या किया? एक तो फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर दिया, दूसरा प्रोटीज को एक्टिवेट कर दिया। फॉस्फोलाइपेज ने फॉस्फोलिपिड को डिसॉल्व कर दिया और प्रोटीज ने क्या किया? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन थी उनको डिसॉल्व कर दिया। इसकी वजह से क्या होगी? आपकी पूरी की जो मेम्ब्रेन थी वो क्या हुई? डैमेज हो गई। नॉट ओनली सेल मेम्ब्रेन, और भी जो आपकी जो सेल ऑर्गेनेलीज की जो मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, या जितनी भी सेल ऑर्गेनेली आपके अंदर हैं
उन सबकी मेम्ब्रेन को क्या करता है, ये डैमेज करता है। ठीक है, तो ये तो इफेक्ट पड़ा किस पे, ये तो हमने किस पे इफेक्ट की बात करी, सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, और क्या क्या इफेक्ट आते हैं और किस किस को एक्टिवेट करता है, तो ये जो कैल्शियम अंदर गया है ये एंडोन्यूक्लियस को भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो एंडोन्यूक्लियस को जब ये एक्टिवेट करता है, तो एंडोन्यूक्लियस जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या क्या करता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है उनको डैमेज करता है, यानी न्यूक्लियर डैमेज कॉज करता है, यानी जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, डैमेज करता है। तो कैल्शियम जो अंदर गया था उसने फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट किया, प्रोटीज को एक्टिवेट किया जिसकी वजह से आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई, एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट किया जिसकी वजह से आपके न्यूक्लियस के अंदर डैमेज हुई। एक और एंजाइम होता है एटीपीएस, इसको एक्टिवेट करता है, और इसको एक्टिवेट करने से क्या होता है, एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सेल के अंदर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने डैमेज कॉज किया। अच्छा, एक चीज और होती है, जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो अब जो आपके हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो डिस्ट्रॉय हो गए तो ठीक है, जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इस क्रिस्टी के ठीक है, इस क्रिस्टी के अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो एंटर करके और इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं अमोर्फस फ्लोक्युलेंट डेंसिटीज। क्या बोलते हैं, इस डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस फ्लोक्युलेंट डेंसिटीज। ये क्या है, कैल्शियम का डिपोजिशन है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज क्रिस्टी। ओके, तो ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आपको माइलिन फिगर्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, माइलिन फिगर्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम कंसेंट्रिक लैमिनेशन भी बोलते हैं। देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डैमेज हो रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज हो रही होती हैं, और भी जितनी मेम्ब्रेन होती हैं आपकी सेल ऑर्गेनेल की वो डैमेज हो रही होती हैं। किसकी वजह से, ये जो एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं इसकी वजह से। तो क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन्स के जो फ्रेगमेंटेड एलिमेंट्स हैं, जो टुकड़े हैं फ्रेगमेंटेड, ये क्या करते हैं, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देते हैं, ऐसे कंसेंट्रिक लाइंस बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन फिगर्स। ठीक है, ये माइलिन फिगर्स हमको रिवर्सिबल सेल इंजरी में सबसे पहली बार देखने को मिले थे, लेकिन वहां पे इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लेकिन जब इंजरी रिवर्सिबल सेल इंजरी से इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट होती है तो ये माइलिन फिगर्स का जो नंबर है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने क्या देखा कि कहाँ कहाँ डैमेज देखा आपने, सेल के मेम्ब्रेन में डैमेज देखा और न्यूक्लियस में डैमेज देखा। न्यूक्लियस में जो डैमेज होता है उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो आपकी जो सेल है उसमें मेनली 3 कंपोनेंट मेन है, एक ये बाहर का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक अंदर का न्यूक्लियस, और एक ये साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हो रही है, न्यूक्लियस भी डैमेज हो रहा है, और अंदर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल ऑर्गेनेल है वो भी डैमेज हो रही है। तो ये एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। अब इतने सारे डैमेज के बाद सेल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में तो जा नहीं पाएगी, अल्टीमेटली उसकी क्या होगी, डेथ ही होगी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कैसे डैमेज होता है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो डैमेज होता है इस एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम एक्टिवेट हो गया था उसकी हेल्प से, वो 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, उसमें जो पहली स्टेज है वो है पिक्नोसिस, दूसरी स्टेज जो है वो कैरियोरेक्सिस, और तीसरी स्टेज जो है वो है कैरियोलाइसिस। तो पहले क्या होता है, आपकी ये नॉर्मल सेल थी और एक नॉर्मल बड़ा सा न्यूक्लियस था। ठीक है, जैसे एंडोन्यूक्लियस का एक्टिविटी स्टार्ट होती है, पहले जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो रिड्यूस होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिक्नोसिस, जिसमें न्यूक्लियस स्मॉल हो जाता है, डार्क हो जाता है और डेंस हो जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस स्मॉल हो गया, ठीक है, श्रिंकेज होगी, न्यूक्लियस में क्या होगी, श्रिंकेज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको बोलते हैं कैरियोरेक्सिस, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एकदम से ब्लास्ट कर जाता है और न्यूक्लियस के क्या हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक बार न्यूक्लियस के टुकड़े टुकड़े हो गए तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरियोरेक्सिस। ये कौन सी थी, दूसरी स्टेज थी। कौन सी थी, दूसरी स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियस के टुकड़े टुकड़े हुए हैं वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसी साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरियोलाइसिस। क्या बोलेंगे, कैरियोलाइसिस। और इस तरीके से आपका कंप्लीट न्यूक्लियस क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में, वो ये होता है लाइसोसोम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीज, ठीक है, और फॉस्फोलाइपेज, ये 2 एंजाइम किसने एक्टिवेट कर दिए थे, कैल्शियम ने। अब ये जो 2 एंजाइम कैल्शियम ने जब एक्टिवेट किए थे तो ये सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल थी सबके क्या कर रहे थे, सबकी जो मेम्ब्रेन थी उनको क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, क्योंकि मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपिड और प्रोटीन दोनों से बनती है और दोनों को ये एंजाइम क्या कर रहे थे, डिसॉल्व कर रहे थे। तो उसी तरीके से उन्होंने जो आपका लाइसोसोम था
उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसकी जो मेम्ब्रेन थी उस पर अटैक किया और इस मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। जब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर दिया तो आपको पता है कि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकल के कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे, बाहर आएंगे सेल के साइटोप्लाज्म में आएंगे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के लिए फेवर्ड है। फेवर्ड कैसे है, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कैसा चाहिए, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। कैसे चाहिए होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता चाहिए होता है। आपको पता है जो आपकी सेल इंजरी हो रही थी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो रहे हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस है क्योंकि हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया है, ठीक है, हाइपोक्सिया चला आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो चुके हैं। तो यहाँ रेस्पिरेशन जो हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टिक एसिड है तो ये क्या करेगी, पीएच कम करेगी, यानी पीएच कैसा हो जाएगा, एसिडिक, और यही एसिडिक पीएच तो चाहिए था इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट होने के लिए। तो जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये आते हैं साइटोप्लाज्म में, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक बार हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए तो वो क्या करते हैं, सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होती हैं सबको डाइजेस्ट कर देते हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बस समझ में आई। और जब सेल के, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, न्यूक्लियस डैमेज हो गया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो डैमेज हो गए, और बच्चा कुचा जो था वो इस लाइसोसोम ने डैमेज कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डेथ होगी। और सेल डेथ क्या है, एंड रिजल्ट है किसका, इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का होती है अल्टीमेटली सेल डेथ होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कहीं डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए और बताइए कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।